गर्ल्स अपना माइक म्यूट कर दें आप लोग सब। मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे फॉर्मेटिंग वगैरह। आपके पास जो भी आपके पास फिजिकल स्टोरेज है, जो सेकेंडरी स्टोरेज है, उस सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर किस तरह से आपके पास डाटा स्टोर हो रहा है उसका स्ट्रक्चर देख रहे थे। फॉर्मेटिंग कल देखी थी। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स हमने देखने थे हार्ड ड्राइव्स के, कि करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं हार्ड ड्राइव के। आ जाती कौन कौन सी चीजें आ जाती थी, हेड मोशन आ जाती है, डिस्क प्रोबेबिलिटी आ जाती है, साइड्स आ जाती है, प्लेटर्स आ जाती हैं, और हेड मैकेनिज्म आ जाता है। हेड मोशन में क्या आ जाता है कि आप जब बच्चों, ये स्टोरेज सिस्टम वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर नहीं मुझे पता, लेकिन ये स्टोरेज सिस्टम वाला चैप्टर है। बुक के अंदर ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ था और वो इतना डिटेल में जरूरत नहीं थी इतनी, इसी वजह से हम स्लाइड से इसको डिस्कस कर रहे हैं। बुक के अंदर चैप्टर है ये स्टोरेज सिस्टम वाला, आप वहां से भी रीड कर सकते हैं। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाते हैं हार्ड ड्राइव की। कौन कौन से आ जाते हैं? हेड मोशन, डिस्क प्रोबेबिलिटी आ जाती है, साइड्स, प्लेटर्स और हेड मैकेनिज्म आ जाता है। हेड मोशन में क्या होता है कि आपके पास जितने साइड्स, जितने प्लेटर्स होते हैं, उनके ऊपर रीडिंग और राइटिंग हेड होता है। वो हेड मूव करता है उस लोकेशन के ऊपर, स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, जहाँ से रीडिंग करनी है और जहाँ से राइटिंग करनी है। अब देख लेते हैं उसको कि हेड मोशन क्या है। हेड मोशन में कहते हैं वो कि फिक्स्ड हेड होता है वर्सेस हेड ऑन अ मूवेबल आर्म। कि एक तो फिक्स्ड हेड होता है, दूसरा आपके पास क्या होता है, हेड होता है मूवेबल आर्म के साथ होता है। फिक्स्ड हेड जो सा है वो ओल्ड है। वन रीड राइट हेड पर ट्रैक है, कि एक ट्रैक के ऊपर सिर्फ एक रीड राइट हेड होता है, ठीक है। और दूसरा आ जाता है हेड माउंटेड ऑन अ फिक्स्ड रिजिड आर्म, और हेड जो सा है फिक्स्ड रिजिड आर्म के ऊपर माउंट किया जाता है। जबकि मूवेबल हेड क्या होता है, हेड मूव्स रेडिली अक्रॉस ट्रैक्स, के हेड क्या करता है, उन ट्रैक्स के अक्रॉस रेडिली मूव करता है। और वन रीड राइट हेड पर साइड, ऊपर वाले में आपके पास क्या है कि वन रीड राइट हेड होता है पर ट्रैक, एक ट्रैक के ऊपर एक वन रीड राइट हेड होता है। और इसमें आपके पास क्या है कि एक साइड के ऊपर एक रीड राइट हेड होता है। दूसरी आपके पास की करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, डिस्क प्रोबेबिलिटी। अच्छा ठीक है जी, डिस्क प्रोबेबिलिटी में आपके पास क्या आ जाती है, दो चीजें आ जाती हैं। दो चीजें आ जाती हैं, रिमूवेबल डिस्क आ जाती है और नॉन रिमूवेबल डिस्क आ जाती है। रिमूवेबल डिस्क में ऑब्वियसली वो वाली डिस्क होती है जिनको आप रिमूव कर सकते हैं, उनके नाम डिफाइन किए गए। फ्लॉपी डिस्क होती है आपके पास, जिप होती, जैज होती है, सारी डिस्क के नेम है। कैन बी रिमूव फ्रॉम ड्राइव एंड रिप्लेस्ड विद अनदर डिस्क, ये वो वाली डिस्क है जो कि रिमूव की, रिप्लेस की जा सकती है, ड्राइव के साथ रिप्लेस की जाती है। प्रोवाइड्स अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और इजी डाटा ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम, और डाटा जो सा इजीली ट्रांसफर हो जाता है सिस्टम के दरमियान। और नॉन रिमूवेबल डिस्क कौन कौन सी होती हैं, वो वाली डिस्क जो कि परमानेंटली ड्राइव के ऊपर होती है, जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाती है जी आपके पास साइड्स और प्लेटर्स आ जाते हैं। सिंगल, ओल्ड और चीप होते हैं वर्सेस डबल टिपिकल साइडेड होते हैं, कि इनकी डबल साइडेड होती है। अब सिंगल और मल्टीपल प्लेटर में क्या आ जाता है कि वन हेड पर साइड, एक साइड पे एक हेड अलाउ होता है। हमारे पास हेड्स आर ज्वाइंट एंड अलाइंड, जो हेड है वो ज्वाइन भी किए जाते हैं और अलाइन भी किए जाते हैं। अलाइन ट्रैक्स ऑन ईच प्लेटर फ्रॉम फॉर्म सिलेंडर, कि जो अलाइन ट्रैक्स है, हर प्लेटर के ऊपर क्या बनाते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं। डेटा इज स्ट्रिप्ड बाय सिलेंडर, डेटा जो है वो सिलेंडर के जो स्ट्रिप किया जाता है, रिड्यूस करता है ये हेड मूवमेंट को, और स्पीड क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वो दिखा रहे हैं कि अच्छा जी सिलेंडर क्या होते हैं और प्लेटर्स क्या होते हैं। अगर आप देखो तो ये आपके पास जो ओवरऑल है ये एक सिलेंडर को डिफाइन कर रहा है, जबकि सेपरेटली जो राउंडेड है सर्कल, इनको कह रहे हैं कि ये क्या है, प्लेटर है। और हर प्लेटर के अंदर उसका क्या है आपके पास डिफाइन किया गया, उसका ट्रैक डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है जी हेड मैकेनिज्म। देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेड दैट अफेक्ट द ड्राइव परफॉर्मेंस। कौन सा आ जाता है, हेड साइज आ जाता है, डिस्टेंस ऑफ हेड फ्रॉम प्लेटर। बेसिकली जो रीडिंग और राइटिंग करनी होती है वो इसी आर्म और हेड के थ्रू ही करनी होती है। तो हमारे पास इसके मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें डिपेंड करता है हमारा कि हेड का साइज क्या है और उसका प्लेटर से डिस्टेंस क्या है। ये अफेक्ट करेगा किसको, आपके डेटा को, जब आपने रीड और राइट करना होगा। हेड मैकेनिज्म ट्रेड ऑफ क्या है कि स्मॉल हेड्स अलाउ फॉर हायर डेंसिटीज बट फोर्स हेड टू बी क्लोजर टू द डिस्क, कि स्मॉल हेड जो से होते हैं वो हायर डेंसिटीज अलाउ करते हैं, लेकिन इस हेड को फोर्स किया जाता है, इस हेड को जरूरी समझा जाता है कि इसको डिस्क के क्लोजर होना चाहिए। द क्लोजर द हेड द ग्रेटर रिस्क ऑफ क्रैश, कि जितना क्लोजर होगा हेड आपके पास क्रैश करने के ज्यादा रिस्क होंगे। डिस्टेंस ऑफ हेड फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया, के डिस्टेंस जो सा हेड का मैग्नेटिक मीडिया से होना चाहिए। ये आपके पास वो सारी चीजें जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब स्टोरेज मीडिया का जो चैप्टर है
उसके अंदर से आपने सिर्फ यही चीजें पढ़नी थी जो अभी हमने डिस्कस की है। उसके बाद आपके पास दूसरा चैप्टर जो रह जाता है इनपुट आउटपुट सिस्टम वाला रह जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों चैप्टर इस किस्म के हैं जो कि आपके मेमोराइज करने वाले हैं, जिसके अंदर कोई भी ऐसे टेक्निकल या लॉजिकल चीज नहीं है, सिर्फ ड्राइव के स्ट्रक्चर्स बनाए गए जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो और आपने इनको मेमोराइज करना है। अब दूसरा चैप्टर जो हमारे पास आ जाता है वो कौन सा है, इनपुट आउटपुट सिस्टम वाला चैप्टर। इनपुट आउटपुट सिस्टम वाले चैप्टर में क्या आ जाता है आपके पास कि किस तरह से आपके कंप्यूटर के अंदर इनपुट जाती है, इनपुट जाने के बाद सीपीयू के साथ वर्किंग करके कैसे आउटपुट जनरेट होती है, और अगर कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया तो कैसा रिएक्शन होगा। इन सारी चीजों को देखेंगे। हमारे पास बसेस के ऊपर किस तरह से ट्रेवलिंग होती है, बसेस के ऊपर डाटा किस तरह से सेंड किया जा रहा होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या आ जाते हैं जी हमारे पास, प्रोसेसर है, कंट्रोल यूनिट आ जाता है, डेटा पाथ, मेमोरी आ जाती है, और उसके बाद डिवाइसेस आते हैं, इनपुट और आउटपुट आ जाते हैं। मेमोरी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है, सेंटर में एग्जिस्ट कर रही होती है। इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस ऑफ एन इनपुट आउटपुट सिस्टम कौन से, उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है, एक्सपेंडेबिलिटी आ जाती है, डिपेंडेबिलिटी आ जाती है, और उसकी कॉस्ट, साइज और वेट आ जाता है कि आपके पास इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर ये वाली चीजें जो उनसे इफेक्ट करती हैं, बताती हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम के। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगर आप देखो तो ये आप ऑलरेडी बहुत दफा पढ़ चुके हो कि आपके पास कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि यूज की जाती हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए। मुझे नहीं लगता कि इसको इस तरह बताने की जरूरत है इस लेवल पे आके, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि आपके पास डिवाइसेस डिफाइन की गई हैं कि ये डिवाइसेस हैं। अब कौन कौन सी उसके पास कौन कौन सा उनका बिहेवियर है कि वो काम क्या क्या करती हैं डिवाइसेस, वो बताया गया है। उसके बाद उनका डाटा रेट क्या है कि किस रेट पे वो वर्किंग कर रही होती है, उनका डाटा रेट क्या है वो डिफाइन किया गया, किस रेंज में वो वर्किंग कर रही होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी आपके पास इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जो पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, उसमें क्या आ जाता है, इनपुट आउटपुट बैंडविड्थ आ जाती है, और इनपुट आउटपुट रिस्पॉन्स टाइम आ जाता है। इनपुट आउटपुट बेनिफिट आ जाती है और इनपुट आउटपुट रिस्पॉन्स टाइम आ जाता है। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन डेट कैन बी इनपुट, क्या आपको थ्रूपुट बैंडविड्थ में क्या आ जाती है, थ्रूपुट आ जाती है। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन डेट कैन बी इनपुट, आउटपुट एंड कम्युनिकेटेड अक्रॉस एंड इंटरकनेक्ट अ बस टू द प्रोसेसर और मेमोरी पर यूनिट टाइम, के पर यूनिट टाइम में मैं कितनी इंफॉर्मेशन जो सी है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू सेंड कर सकती हूँ। किसके तो किसके ऊपर सेंड करनी है, मैंने बसेस के ऊपर सेंड करनी है कम्युनिकेट करते हुए। तो पर यूनिट टाइम में मैं कितना काम कर सकती हूँ वो क्या कहलाते हैं, उसकी इनपुट आउटपुट बैंडविड्थ या थ्रूपुट कहलाता है। दूसरा आ जाता है रिस्पॉन्स टाइम और लेटेंसी आ जाती है। द टोटल elapsed टाइम टू अकम्प्लिश एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, की कोई एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टोटल टाइम कितना लगता है मुझे, वो क्या कहलाता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। मैनी एप्लीकेशन रिक्वायर बोथ हाई थ्रूपुट एंड शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम, को बहुत ज्यादा एप्लीकेशन को क्या चाहिए होता है, हाई थ्रूपुट चाहिए होती है, और उनको कम रिस्पॉन्स टाइम चाहिए होता है कि हमारा काम जल्दी हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टिपिकल इनपुट आउटपुट सिस्टम बताया गया, उन्होंने दिखाया गया कि ये प्रोसेसर है, ये कैशे है, मेमोरी इनपुट आउटपुट बस सेंटर में है, उसके साथ कंट्रोलर जितने इनपुट आउटपुट है वो कनेक्टेड है, हर एक की अपनी डिस्क है, कुछ के आपके पास कुछ ग्राफिक्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं, कुछ के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये मेन मेमोरी है जो कि इस मेमोरी बस के थ्रू कैशे के साथ कनेक्टेड है, और कैशे कनेक्टेड है प्रोसेसर के साथ। ये टिपिकली आपके पास ओवरऑल इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये आपके पास नीचे नोट्स भी डिफाइन किए गए हैं कि मोर डेप्थ ऑफ द पिक्चर ऑफ इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, वही चीजें जो मैंने डिफाइन की गई हैं वही यहाँ पे नोट्स के अंदर भी इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है जी इनपुट आउटपुट सिस्टम इंटरकनेक्ट इश्यूज के। इंटरकनेक्ट के इश्यूज कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास। अब बस इज अ शेयर्ड कम्युनिकेशन लिंक, एक बस क्या है, शेयर्ड कम्युनिकेशन लिंक है। अ सिंगल सेट ऑफ वायर्स यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल बस सिस्टम, के आपके पास एक सिंगल सेट ऑफ वायर्स यूज किया जाता है टू कनेक्ट मल्टीपल सब सिस्टम, के छोटे छोटे सब सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए एक सिंगल सेट ऑफ वायर यूज किया जाता है जिसको हम शेयर्ड कम्युनिकेशन लिंक कहते हैं। और ये क्या कहलाता है, बस कहलाता है। दैट नीड्स टू सपोर्ट अ रेंज ऑफ डिवाइसेस, जो कि डिवाइस जो कि जरूरी होता है कि हमने जो जो डिवाइसेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कनेक्ट किया जाता है। जिस तरह आपके पास सिंपली होता है कि आप कोई भी एक नेटवर्क बनाते हो, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट होता है कि आप एक कंपनी के अंदर वर्किंग कर रहे होते हो, तो आपके पास मल्टीपल जितने भी सब सिस्टम है वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, किसी एक बस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, शेयर्ड कम्युनिकेशन लिंक है। अब एडवांटेजेस उसके क्या आ जाते हैं जी, वर्सिटाइल है, लो कॉस्ट है, जबकि डिसएडवांटेजेस क्या आ जाते हैं,
कि क्रिएट्स अ कम्युनिकेशन बॉटलनेक, बस बैंडविड्थ लिमिट्स द मैक्सिमम इनपुट आउटपुट थ्रूपुट, कि आपके पास जो बस बैंडविड्थ है वो लिमिट कर देती है इनपुट आउटपुट थ्रूपुट को, कि एट अ टाइम अगर मल्टीपल आ जाती हैं इसके ऊपर रिक्वेस्ट आ जाती हैं या मल्टीपल जो डिवाइसेस एक्सेस करें बस को, तो उस टाइम पे हमारी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। द मैक्सिमम बस स्पीड इज लार्जली लिमिटेड, उसकी स्पीड जो है वो किस बेसिस पर लिमिट की जाती है, लेंथ ऑफ द बस, और दूसरा नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑन द बस। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके पास, बस करेक्टरिस्टिक्स। अब आप देखो ये बस मास्टर है, बस स्लेव, और उसके दरमियान में बस क्या आ रहा है कि कंट्रोल लाइंस आ रही हैं और डेटा लाइंस आ रही है। कंट्रोल लाइंस के डिफाइन कर रही है कि बस मास्टर से कंट्रोल लाइंस जितने भी इंफॉर्मेशन है वो बस स्लेव तक लेके जा रही है, और डेटा लाइंस जो सी है वो आपके पास दोनों साइडों पे वर्क कर रही है आपके पास, कि बस मास्टर के साथ भी कनेक्टेड है और बस स्लेव के साथ भी। हाँ जी जी बच्चों, क्या मसला हो रहा है? मैम आवाज बहुत कटिंग हो रही है। बाकी सबकी भी कट रही है बच्चों आवाज? गर्ल्स बाकी सबको भी कट कट के आ रही है? आवाज नहीं आ रही ना? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। बच्चों जिसको नहीं आ रही उसका इंटरनेट का मसला होगा ना फिर। क्या मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज नहीं आ रही, या सिर्फ एक दो बच्चे हैं जिनको नहीं आ रही? चलिए ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। बच्चों जिनको नहीं आ रही उनके इंटरनेट का मसला होगा। बस करेक्टरिस्टिक्स जोन से हैं, बस मास्टर और बस स्लेव जोन से है, डिफाइन किए गए हैं कंट्रोल लाइंस को और डेटा लाइंस को। अब कंट्रोल लाइंस क्या है कि सिंगल रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, कि एक सिंगल रिक्वेस्ट जाती है और एक्नॉलेजमेंट जाती है, इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑन द डेटा लाइन, और बताती है कि डेटा लाइंस के ऊपर किस किस्म की इंफॉर्मेशन है। डेटा लाइंस के ऊपर क्या होता है, डेटा होता है, एड्रेस होता है, और कमांड्स होती हैं जो कि लेके जा रही होती है, वो इस दोनों साइडों पे कम्युनिकेट कर रही होती है। जो बस ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ मास्टर इशूइंग द कमांड, स्लेव रिसीविंग और सेंडिंग द डाटा, कि कमांड्स रिसीव हो रही होती हैं लेकिन ये स्लेव जो सी होती है वो डाटा कम्युनिकेट कर रही होती है आपस में, डिफाइनिंग बाय व्हाट द ट्रांजैक्शन डज टू द मेमोरी, कि मेमोरी जो सी है वो कौन सी ट्रांजैक्शंस कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड अगर देखो, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस बसेस जो सी, सिंक्रोनियस बस कौन सी है, प्रोसेसर मेमोरी बस हो जाती है, और एसिंक्रोनियस कौन सी है, इनपुट आउटपुट बसेस होती है। अब प्रोसेसर मेमोरी बसेस क्या आ जाती हैं, इंक्लूड्स अ क्लॉक इन द कंट्रोल लाइन एंड हैज अ फिक्स्ड प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन, कि इंक्लूड करती है कोई एक क्लॉक कंट्रोल लाइन में, और एक फिक्स प्रोटोकॉल होता है कम्युनिकेशन में, डेट इज रिलेटिव टू द क्लॉक, जो कि क्लॉक के साथ क्या होता है, रिलेटिव होता है। इसके एडवांटेजेस क्या आ जाते हैं कि ये इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल लॉजिक एंड कैन रन वेरी फास्ट, कि ये इसके अंदर कम लॉजिक रिक्वायर्ड होती है और ये रन करती है फास्ट एज कंपेयर टू एसिंक्रोनियस। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि एवरी डिवाइस कम्युनिकेटेड ऑन द बस मस्ट यूज सेम क्लॉक रेट, कि चूंकि ये आपके पास प्रोसेसर मेमोरी बस है, इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं किया जा सकता, तो जो भी डिवाइस कम्युनिकेट होता है उसको वही क्लॉक रेट फॉलो करना पड़ता है जो कि डिफाइंड होता है ऑलरेडी, उसको उसे के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो वाइट क्लॉक्स क्यों, दे कैन नॉट बी लॉन्ग इफ दे आर फास्ट, कि अगर वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है, वो ज्यादा लंबा नहीं हो सकता इफ दे आर वेरी फास्ट, जो कि ऑलरेडी फास्ट है। लेकिन ये आपके पास जो प्रोसेसर मेमोरी बस है, बेसिकली जो आपके पास प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान जितनी कम्युनिकेशन हो रही है तो उनके दरमियान जो बसेस रिक्वायर्ड होती हैं उनको हम सिंक्रोनियस कहते हैं, और ये फास्ट होती हैं एज कम्पेयर टू असिंक्रोनियस। असिंक्रोनियस में आपके पास क्या आ जाता है, asynchronous bus input output bus, it is not clocked नहीं होती, so required a handshaking protocol and additional control line, read register acknowledgement और data ready। अब आपके पास ये वाली जो कंट्रोल लाइंस और ये वाली बसेस जो सी होती हैं, ये इंसान, ये जो भी पर्सन है वो अपनी मर्जी से इनकी
चेंजेस कर सकता है। इनका क्लॉक रेट, इनका जो टाइम है वो फिक्स नहीं होता और सबको सेम टाइम यूज नहीं करना पड़ता। कैन अकोमोडेट अ वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस एंड डिवाइस स्पीड, ये बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस जो उनको अकोमोडेट कर सकती है, क्योंकि हम इसको अपनी मर्जी से ऐड या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी आपके पास सिंक्रोनियस और बस हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। अगर आप इसके नीचे देखो तो 7 स्टेप्स लिखे गए हैं। उन 7 स्टेप्स के अंदर प्रोटोकॉल पहले डिफाइन किया गया कि अच्छा पहले काम क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा और थर्ड काम हम क्या करेंगे। Input output devices signal a request by raising read request and putting the address on the data line, कि रीड रिक्वेस्ट के थ्रू हमने एक रिक्वेस्ट जनरेट की और एड्रेस जो है वो कहाँ के ऊपर डाल दिया, डेटा लाइंस के ऊपर। मेमोरी क्या आती है, मेमोरी देखती है रीड रिक्वेस्ट को, रीड करती है एड्रेस को डेटा लाइन में से और रेज कर देती है फिर क्या, एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट फिर क्या करती है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस सी देखती है जो एक्नॉलेजमेंट रेज की गई है उसको और रिलीज कर देती है रीड रिक्वेस्ट को और डेटा लाइंस को, जो डेटा लाइंस है उनको रिलीज कर देती है। मेमोरी सीज रीड रिक्वेस्ट, वो लो एंड ड्रॉप्स एक्नॉलेजमेंट। मेमोरी उसके बाद रीड रिक्वेस्ट देखती है और करती है एक्नॉलेजमेंट कि अच्छा मुझे रीड रिक्वेस्ट मिल गई है, मैंने इस लोकेशन पे इस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा है उसकी रीड रिक्वेस्ट मेरे तक आई है। व्हेन मेमोरी हैज डाटा रेडी, जब मेमोरी को डाटा मिल जाता है जो कि रीड करना है प्रोसेसर ने, इट प्लेसेस इट ऑन द डाटा लाइन एंड रेज डाटा रेडी, कि वही डाटा लाइन के ऊपर वो कह देती है कि आपको जो डाटा रिक्वायर्ड था जिसकी रीड रिक्वेस्ट आई थी वो डाटा रेडी है और मैंने वो डाटा लाइन के ऊपर डाल दिया है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो देखते हैं उस डाटा रेडी को, रीड करते हैं डाटा को डाटा लाइंस में से और रेज कर देते हैं एक एक्नॉलेजमेंट कि अच्छा जो डाटा हमें रिक्वायर्ड था जिसकी हमने रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, मेमोरी ने वो डाटा हमें प्रोवाइड कर दिया है। फिर उसके बाद वो मेमोरी को एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं कि जो डाटा आपने हमें प्रोवाइड किया वो हम तक पहुंच गया है, तो उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है और डाटा लाइन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है और ड्रॉप कर देती है डाटा रेडी को। ये आपके पास पूरा स्टेप है कि आपके पास जो प्रोटोकॉल है वो वर्क किस तरह से करता है, रीड रिक्वेस्ट, डाटा एक्नॉलेजमेंट और डाटा रेडी। कि मेमोरी के पास रीड रिक्वेस्ट जाती है, वो डाटा को रेडी करती है, वो कंट्रोल लाइन के ऊपर डालती है और डाटा रेडी हो जाता है, उसको प्रोसेसर को प्रोवाइड कर दिया जाता है इनपुट आउटपुट सिस्टम को, और मेमोरी को एक्नॉलेजमेंट दे दी जाती है कि डाटा आपने जो प्रोवाइड किया था वो हम तक पहुंच गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास द नीड ऑफ बस आर्बिट्रेशन। क्या आपके पास बस आर्बिट्रेशन क्या होती है, मल्टीपल डिवाइसेस में नीड टू यूज द बस एट द सेम टाइम। कि मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं उनको बस की जरूरत होती है एक ही टाइम के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम यूज कर रहे हैं जिसके साथ मल्टीपल चीजें कनेक्टेड है। मस्ट हैव अ वे टू आर्बिट्रेट मल्टीपल रिक्वेस्ट, तो हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट को आर्बिट्रेट करने की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है लेकिन मैं सबको एट अ टाइम यूज नहीं कर पा रही हूँ। बस आर्बिट्रेशन स्कीम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। 4 क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया है, डेजी चेन आर्बिट्रेशन, सेंट्रलाइज्ड पैरेलल आर्बिट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन बाय सेल्फ सिलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन बाय कोलिजन डिटेक्शन। अभी देख लेते हैं कि हमारे पास केस के अंदर जो दो है आपके पास चीजें उनको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। कि पहली आपके पास आ जाती है डेजी चेन बस आर्बिट्रेशन। इसमें अगर आप देखो तो डिवाइस 1 हाई प्रायोरिटी है, डिवाइस 2 और एंड वाले आहिस्ता आहिस्ता लो प्रायोरिटी वाले के अकॉर्डिंग उन्होंने सारे डिवाइसेस को अरेंज कर दिया है। बस आर्बिट्रेटर है आपके पास, ये क्या करता है, आप देखो कि हर डिवाइस जो सी है एक दूसरे से कनेक्टेड है और सारी की सारी डिवाइसेस बस आर्बिट्रेटर के साथ भी कनेक्टेड है और डाटा एड्रेस के साथ भी कनेक्टेड है और आपस में भी कनेक्टेड है सारी डिवाइसेस। इसके अंदर क्या है कि सारी डिवाइसेस की एक चेन बनी हुई है और सारी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जो दूसरे आपके पास सेंट्रलाइज्ड पैरेलल आर्बिट्रेशन है, ये सारी डिवाइसेस जो सी हैं ये बस आर्बिट्रेटर के साथ तो कनेक्टेड है लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये एक सेंट्रलाइज आपके पास आर्बिट्रर है और डाटा एड्रेस सिर्फ उसके साथ कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है और ये आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू अदर, कि आपके पास मेस क्रिएट नहीं होता। आपको जो भी डाटा रिक्वायर्ड होता है वो किससे, आप बस आर्बिट्रर से कनेक्ट करते हो और वहां से पिक कर लेते हो। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसर। कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसर किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, कि स्पेशल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन यूज की जाती हैं इनको कम्युनिकेट करने के लिए। मस्ट स्पेसिफाई बोथ द डिवाइसेस एंड द कमांड, स्पेसिफाई करता है किसको, डिवाइसेस को भी और
कमांड को भी। मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, मेमोरी को मैप, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी रिक्वेस्ट है वो मेमोरी के साथ कनेक्टेड होती हैं। हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस स्पेस आर असाइंड टू ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस, की हायर ऑर्डर मेमोरी स्पेस जो सी है वो हर इनपुट आउटपुट डिवाइस को असाइन की जाती है। क्यों की जाती है? कि जितने डाटा की रीडिंग करनी होती है, राइटिंग करनी होती है, उनके लिए एड्रेसेस भी रिक्वायर्ड होते हैं और इन एड्रेसेस के अकॉर्डिंग मेमोरी से डाटा फेच भी करना होता है और उनको आगे फर्दर कंटिन्यू भी करना होता है। हाउ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कम्युनिकेट्स विद द प्रोसेसर, प्रोसेसर के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं? पूलिंग करते हैं। इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट होती है कि आपके पास पूलिंग में क्या होता है? द प्रोसेसर पीरियोडिकली चेक्स द स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस टू डिटरमाइन इट नीड्स फॉर सर्विस, कि आपके पास प्रोसेसर क्या करता है? पीरियोडिकली चेक करता है कि स्टेटस क्या है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, टू डिटरमाइन इट्स नीड फॉर सर्विस, कि इसको अब किस चीज की जरूरत है और मैं इसको वो चीज प्रोवाइड करूं। गर्ल्स यहाँ तक समझ आई है? बच्चों किसी को कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर आप देखो तो इनपुट आउटपुट ड्राइवन इनपुट दिया गया है कि ये आपके पास एक तरह मेमोरी डिफाइन की गई है, ये प्रोसेसर है, ये मेमोरी है, ये रिसीवर है और ये कीबोर्ड है। अब देखो कीबोर्ड रिसीवर के साथ कनेक्ट करता है, वो मेमोरी के साथ कनेक्ट करता है और रिसीवर डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ भी कनेक्ट करता है। पहले क्या करता है कि अगर इनपुट आउटपुट इंटरप्ट जनरेट हो गया तो क्या हुआ है? इंटरप्ट जनरेट हुआ, यहाँ पे इनपुट इंटरप्ट जनरेट हुआ, यहाँ पे सेव स्टेट आई जिसने करंट स्टेट सेव की, ये यूजर प्रोग्राम है और ये आपके पास जो दूसरे वाले प्रोग्राम सर्विस रूटीन्स हैं जो कि मेमोरी के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, ये वो वाले प्रोग्राम्स हैं। इंटरप्ट जनरेट हुआ, उसने उसकी स्टेट सेव की और उसके बाद क्या किया? उसको डायरेक्ट जंप कर गया, जो भी उसका इंटरप्ट था वहां पे इंटरप्ट जंप टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन वहां पे आ गया। वहां पे जो भी काम था, जो भी कोड था, उसको कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद वापस दोबारा उस स्टेट पर गया जहाँ पे वो काम कर रहा था। मतलब क्या है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाता है, तो कैसे वर्किंग होती है कि उस इंटरप्ट से जंप किया जाता है और नेक्स्ट के ऊपर मूव करके अपना काम कंप्लीट करने के बाद वापस उसी पोजीशन पे वापस आया जाता है। ये इनपुट आउटपुट इंटरप्ट ड्राइवन है कि आपके पास इंटरप्ट ड्राइवन आउटपुट जोन सिया और इनपुट जोन सिया वो किस तरह से होती है। वो पहली वाली डायग्राम इनपुट के लिए थी और ये सेकंड डायग्राम सेम है, लेकिन ये किसके लिए है? सिर्फ आउटपुट के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वही आ जाता है इंटरप्ट ड्राइवर इनपुट आउटपुट। इंटरप्ट क्या है? एन इनपुट आउटपुट इंटरप्ट इज सिंक्रोनियस विद रिस्पेक्ट टू द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ये आपके पास क्या है? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के साथ होता है कि आपकी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है अभी और सेंटर में बच्चों इसमें आपके पास जब कोई इनपुट आप दे रहे हो तब इंटरप्ट जनरेट होगा, तो इस किस्म का है। जब आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो तब कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया, तो सिर्फ ये है फर्क, सिर्फ इनपुट और आउटपुट का, इससे ज्यादा कोई नहीं है। क्या आप कोई इनपुट जनरेट कर रहे हो तब कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया है, मतलब इनपुट आप डाटा रीडिंग कर रहे हो, आप इनपुट कोई करना चाह रहे हो डाटा, तब आपके पास कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया, तो उसके तो उस टाइम ये वाली डायग्राम आप फॉलो करोगे। और अगर आपके पास कोई आउटपुट आप परफॉर्म कर रहे हो तो उस टाइम पे कोई इनपुट आउटपुट इंटरप्ट जनरेट हो गया तब भी यही होगा, सेम यही होगा कि वो उस टाइम पे इंटरप्ट के ऊपर मूव करके अपना काम कंप्लीट करके वापस आएगा। बस फर्क ये है कि वो इनपुट के टाइम पे जनरेट होगा, दूसरा आउटपुट के टाइम पे जनरेट होगा। जी डायग्राम सेम है। उसके बाद जी इंटरप्ट आपके पास बेसिकली वही सारी चीजें जो कि मैंने पहले डिफाइन कर दी कि इंटरप्ट के आपके पास क्या होता है कि कोई इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते करते आपका प्रोग्राम जो सा है वो वर्क करना जो सा है उस टाइम पे स्टॉप कर देता है जब आपके पास इंटरप्ट अक्कर हो जाता है। और इंटरप्ट अक्कर होने के बाद वो उस इंटरप्ट जो भी जनरेट हुआ है उसके सारे कोड, उसकी सारी प्रोग्रेस, जो भी उसका है आपके पास डाटा, उसको एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस उस पोजीशन के ऊपर रिटर्न होता है। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है? डीएमए फॉर हायर बैंडविड्थ डिवाइसेस लाइक डिस्क इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ प्रोसेसर साइकिल, के जो ज्यादा हायर बैंडविड्थ की होती हैं जब उसमें इंटरप्ट अक्कर होती हैं तो वो ज्यादा प्रोसेसर साइकिल कंज्यूम करती हैं। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है? द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफर डाटा डायरेक्टली टू और फ्रॉम द मेमोरी विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेसर। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या करती है कि इसके पास एक एबिलिटी होती है कि ये डायरेक्टली डाटा को ट्रांसफर करती है मेमोरी से विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेसर, प्रोसेसर को इन्वॉल्व किए बगैर। इससे क्या होता है कि आपके पास जितने प्रोसेसर के साइकिल होते हैं जो बहुत ज्यादा आपके पास हायर बैंडविड्थ के होते हैं, और जब इंटरप्ट जनरेट होता है तो प्रोसेसर के जो साइकिल है वेस्ट होते हैं वो दोबारा वेस्ट नहीं होते। द प्रोसेसर इनिशिएट द डीएमए ट्रांसफर बाय सप्लाइंग द इनपुट आउटपुट डिवाइस एड्रेस, एड्रेस आपके पास उसको सप्लाई करता है।
द ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है, मेमोरी एड्रेस जो से डेस्टिनेशन वो करता है, द नंबर ऑफ बाइट्स टू ट्रांसफर कि कितनी बाइट्स उसने ट्रांसफर करनी है, वो सारी चीजें डिफाइन करता है। बस इसमें आपके आ जाता है कि आपके पास जितने प्रोसेसर के साइकिल वेस्ट हो रहे होते हैं उनको नहीं किया जाता इन्वॉल्व, उसको कम किया जाता है। किस तरह कम किया जाता है? विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेसर। नेक्स्ट स्लाइड के इनपुट आउटपुट एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम कि आपका द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द इनपुट आउटपुट हार्डवेयर एंड द प्रोग्राम रिक्वेस्टिंग द इनपुट आउटपुट कि आपके पास जो हार्डवेयर है और जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है उसके दरमियान में कौन सा सिस्टम आ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, जो क्या हमें परफॉर्म क्या हमें बताता है क्या है कि कौन कौन से डिवाइसेस को कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है, उनको किस टाइम पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, मतलब ओवरऑल जितनी फंक्शनिंग कर रहा होता है इन दोनों के दरमियान वो कौन सा कर रहा होता है? आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ये था आपके पास इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें किसी को कोई मसला है बच्चों तो पूछ लो मुझसे, किसी को कोई प्रॉब्लम है? सारा क्लियर है सबको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें दोबारा से, एक दफा देख लें दोनों लेक्चर्स में, इनपुट आउटपुट सिस्टम में भी और दूसरा आपके पास जो स्टोरेज वाला सिस्टम है उसमें भी। अच्छा जी ठीक है। स्लो आवाज आ रही है। पूरा लेक्चर खत्म हो गया, अब आइए सही आवाज। वाओ, नहीं बुक से करने की जरूरत नहीं। नहीं मैम, पहले आपकी सही आ रही थी, अभी थोड़ी पहले स्लो हुई थी। अच्छा, मुझे लगा क्या पूरे लेक्चर में सारे बच्चे सोए रहे हैं आवाज। नहीं मैम। अच्छा जी, बुक से अगर आप लोग बुक रीड करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन बुक के अंदर चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, तो बुक रीडिंग करनी है तो बुक रीडिंग कर लें, लेकिन स्लाइड से कर लेंगे तो इनफ है। ये दोनों चैप्टर ये पेपर में एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रीड करना जरूरी है। नहीं, एज सच इनमें से नहीं क्वेश्चन आता, जिस जिस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है वो आप लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हुए हो। मैं स्लाइड्स आपको सेंड कर दूंगी। शफक देख लो आज बच्चे कितने प्रेजेंट हैं, और जिन जिनका नेट का मसला है उनकी एब्सेंट मार्क नहीं करना, लीव मार्क कर देना उनकी। ठीक है, 37 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी मेरे पास। अच्छा जी, ठीक है गर्ल्स, मैं आपको ये लेक्चर शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये क्यों मुझे मक्खन लगाए जा रहे हैं? मैंने क्या किया है? अच्छा जी, आपका ये सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कवर हो गया है। जो एल्गोरिथम है उसका सिलेबस रहता है अभी थोड़ा सा, उसके एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये वाला सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो गया। इसकी फिर भी अगर कोई टॉपिक्स रह गए तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपकी इसकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। अटेंडेंस यस क्या पता मैम, रही है मार्क? ओके हो गया। ठीक हो गया? यस मैम। ठीक है जी, स्क्रीन जो सी है अब मीटिंग एंड कर रही हूँ, लेक्चर्स में आपको सेंड कर देती हूँ। शफक इनके अटेंडेंस मार्क कर लो, 37 पार्टिसिपेंट्स है मेरे पास। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।